गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रवेश कुमार। आज की क्लास होगी हमारी थोड़ा अलग हटके है, ना मैथमेटिक्स है। वैसे तो ये कक्षा 12 का एक अध्याय है, चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौतियां। किंतु फिर भी यह एक पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यहां तक कि यूपीएससी, ये सब में पूछा जाएगा। और पूछा जाए या ना जाए, मेरे हिसाब से तो अपने संविधान और अपने देश के बारे में जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, चाहे वो करंट में पढ़ रहा हो या नहीं हो, कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। तो ये वीडियो है तो कक्षा 12 का एक टॉपिक, परंतु मेरे हिसाब से सभी के लिए आज। उम्मीद करता हूं आप देखोगे। सबसे पहला है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आप सभी को पता ही है कि 1947 से पहले हमारा देश इंडिया, जो कि ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत ब्रिटिशों का उपनिवेश था। तो 1947 को हमारा देश 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को हमारा देश आजाद हुआ। परंतु चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन से हम पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान। संविधान जो हमारा संविधान है, जिसमें संविधान क्या है, जिसमें आपकी दंड संहिता, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित है। इन्होंने इस संविधान को दिया था। किंतु प्रश्न आ सकता है एक नंबर में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हस्तलिखित किसने लिखा था, हाथ से किसने लिखा था? तो वो लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारे आर्टिकल में, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। जिस टाइम लिखा गया था, जिस समय इसको लिखा गया था, उस टाइम इसमें 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। किंतु अब भागों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है करंट में, और जो आर्टिकल है इनकी संख्या बढ़ के 448 हो चुकी है। परंतु यहाँ एक बात गौर देने वाली बात है, जो 448 है ये इन्हीं के भाग बनाए गए हैं। मूल रूप से तो आज भी 395 है और संविधान को पूरा करने के लिए 251 पेज लगे थे। अब स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को हमारा देश घोषणा कर दी गई कि भारत आज से आजाद है। तभी संविधान सभा में पीटी, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भाषण दिया जिसको जाना जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार, जिसका हम सभी को वर्षों से इंतजार था, सभी भारतीयों को इंतजार था। इस आजादी के लिए न जाने क्या क्या कुर्बानियां दी गई, बहुत मेहनत की गई और बहुत ही ज्यादा इसका इंतजार किया गया। जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आज हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से भी जानते हैं, वो कोलकाता में थे। परंतु देश तो आजाद हुआ, पर एक आजादी की खुशी के साथ साथ ये एक गम भी लेके आया हमारा देश। हमारे देश में गम क्या था कि 14 और 15 अगस्त को अखंड भारत टूटकर 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसका दूसरा देश बना पाकिस्तान। महात्मा गांधी ने कहा था कि आज हम सभी के लिए खुशी का दिन है, परंतु खुशी के दिन के साथ साथ एक दुख भरा भी है, क्योंकि हमारा बंटवारा हो चुका है। आज से भारत केवल भारत के नाम से नहीं, भारत और पाकिस्तान 2 देशों के नाम से जाना जाएगा। किसी भी देश के लिए यह आसान नहीं था कि एक तो आजादी, ऊपर से उसके बाद तुरंत विभाजन, बंटवारा, क्योंकि आजाद होने के बाद ही अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी एक देश के रूप में
देश को विकसित करने के रूप में, देश को बनाने के रूप में भारत सरकार के पास अपने आप ही एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी भारत के पास। परंतु उसमें और दिक्कत हो गई जब बंटवारा हुआ। राष्ट्र निर्माण के लिए 3 चुनौतियां, 3 challenges फॉर न्यू नेशन। क्या क्या थी? पहली थी शेप ऑफ नेशन, राष्ट्र का परिसीमन, कि एक राष्ट्र को कैसे एक राष्ट्र की शेप दे, मतलब एक राष्ट्र को कैसे एक राज्य बनाए, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे अलग अलग किस्म की भाषाएं बोली जाती है, किसी का कल्चर अलग है, किसी का कुछ है, यूपी का कल्चर अलग है, बिहार का अलग है, हरियाणा का अलग है, आपका तमिलनाडु साउथ की तरफ अलग है कल्चर, हर जगह कल्चर अलग है। तो कैसे एक साथ इनको इकट्ठा किया जाए, सबसे बड़ी समस्या ये थी भारत सरकार के लिए। दूसरी, स्टेबलाइज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना। संविधान को बनाने के दौरान या संविधान में भी इस चीज का जिक्र किया गया, भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा जिसमें डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी होती है वोट का अधिकार, कि प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको अपना वोट डालने का अधिकार होगा, तथा अपनी मर्जी से उसको अपना नेता चुनने का अधिकार होगा। तो पूरे देश में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना, लोकतंत्र की स्थापना करना भी कोई आसान काम नहीं था। तीसरा था नेशन डेवलपमेंट। आजादी के तुरंत बाद हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, कंगाली में आटा गीला होने वाली बात है, बंटवारा। और 1947 में जो बंटवारा हुआ उसमें थोड़ी स्थिति और खराब होगी, जो कि अपने आप में ही सवाल उठाने लगी। तो तीसरा था नेशन डेवलपमेंट, समुचित राष्ट्र का विकास, पूरे देश का विकास, किसी एक तबके का विकास नहीं कि किसी एक जाति को आप फायदा दो किसी और को नहीं, पूरे समुचित विकास, समुचित राष्ट्र का विकास, पूरे भारत का विकास। तीसरा था नेशन डेवलपमेंट। अब पढ़ेंगे हम पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ये एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी। विभाजन मैं अभी बता चुका हूं, शुरू में ही बताया था मैंने वीडियो में कि विभाजन 1940 के दशक से ही जो मुस्लिम लीग थी उसकी अपनी मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया जाए। यहां तक कि जो कांग्रेस थी उन्होंने टू नेशन थ्योरी का विरोध किया, अपोज किया इसको, किंतु ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के कारण इसको मान लिया गया और विभाजन पर मोहर लग गई। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया में 4 चुनौतियां थी सबसे मुख्य, 4 चुनौतियां। पहली, शेप, कि कैसे देश को बंटवारा किया जाए, कि कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का किस बेसिस पे बंटवारा किया जाए। तो इन सभी नेता लोगों की बैठक हुई, क्योंकि जनता को तो कुछ करना नहीं था, जो करना था नेता को करना था जो कुर्सियों पे बैठे हैं। पर हाँ, जनता के सामने जो कठिनाई आई अब आप उसको देखना, उसके बाद आगे बताऊंगा। तो इन्होंने डिसाइड किया, मुस्लिम लीग ने और भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कि जो बंटवारा होगा वो होगा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर। जिस एरिया में, जिस टेरिटरी में मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा होंगे वहां वो होगा पाकिस्तान, और जिस टेरिटरी में हिंदू ज्यादा होंगे वो होगा हिंदुस्तान भारत। हिंदुस्तान को, भारत को और इंडिया, 3 नाम है हमारे देश के, हिंदुस्तान भारत इंडिया, तीनों नामों से जाना जाता है। अब एक और चीज, अब इसमें सबसे बड़ी चुनौती और सबसे मुख्य चुनौती तो नहीं कहूंगा, मुख्य चुनौती आगे आएंगी। सबसे एक महत्वपूर्ण चुनौती ये थी कि पूरे अखंड भारत में कोई भी टेरिटरी ऐसी नहीं थी, बस 2 टेरिटरी को छोड़कर, कि जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो। 2 टेरिटरी कौन कौन सी थी जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक थे? एक थी, नक्शा मैं बना नहीं पाऊंगा सॉरी, एक थी वेस्ट में और एक थी ईस्ट में। वेस्ट में है जो कश्मीर की बगल में है पाकिस्तान, वहां पे बहुत ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य टेरिटरी थी, और एक थी ईस्ट में जो आज का बांग्लादेश है। उस आज के बांग्लादेश को भी गवा दिया इस पाकिस्तान ने। पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब वो बांग्लादेश है, उसको पढ़ेंगे आगे। ठीक, दूसरी चुनौती ये थी कि कुछ जो मुस्लिम लीग में कुछ मुस्लिम लोग थे
वो भी नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। उसमें थे एक गफ्फार खान, जो सीमांत गांधीवादी सोच के थे। उन्होंने इसका कड़ाई के साथ विरोध किया कि भाई हमको नहीं जाना बंटवारे में। वो एक देश एक राष्ट्र की सिद्धांत पर कायम थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, किंतु दबावों के आगे, मुस्लिम बाहुल्य इलाका था उनका, तो वो भी पश्चिमी प्रांत में थे, उनको भी शामिल कर लिया गया पाकिस्तान में। अब आते हैं तीसरी चुनौती। तीसरी चुनौती अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी तीसरी चुनौती क्या थी कि वेस्ट में, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की जो बॉर्डर से लगे हुए थे भारत के दो राज्य, एक था बंगाल और एक था आपका पंजाब। जो ये बंगाल था, हम बंगाल को पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं, जिसकी सीएम दीदी हैं ममता बनर्जी। तो पश्चिमी बंगाल को के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा था। तो वहां पे क्या था कि कुछ जब बंटवारा हुआ तो आधा बंगाल पाकिस्तान में, ऐसी आधा पंजाब पाकिस्तान में, कुछ भारत में रह गया, ऐसी कुछ पंजाब भारत में रह गया, कुछ बंगाल भारत में रह गया। किंतु जो बहुसंख्यक मुस्लिम थे वो भारत में भी थे और बहुसंख्यक हिंदू पाकिस्तान में आ गए। ऐसी बहुसंख्यक पंजाब में भी, बहुसंख्यक मुस्लिम पंजाब में, भारत के अधीन जो पंजाब बना, और कुछ बहुसंख्यक हिंदू वो पश्चिमी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान बन चुका था। अब 14 और 15 में इन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इनको यही नहीं पता था कि ये भारत में है या पाकिस्तान में। तो क्या हुआ? सीधे सीधे दंगे शुरू हो गए, विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये कंफ्यूज थे बहुत ज्यादा कि कहां रहना है कहां नहीं, तो विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो हिंदू बहुसंख्यक थे वो भारत की तरफ पलायन करने लगे, और जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे वो पाकिस्तान की तरफ पलायन करने लगे, जो पंजाब और बंगाल में थे। तो इसका परिणाम निकल के यह आया कि लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया, दंगे शुरू हो गए, हत्याएं शुरू हो गई, रेप सब शुरू हो गया। जो कभी साथ रहते थे लोग, आज वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे। को कभी कोई पड़ोसी प्यार से रहते थे, वो भी इस बंटवारे की आग में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। चौथी सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब बंटवारा हुआ, जब लोगों को पता लगा कि पंजाब का इतना हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, इतना भारत में है, बंगाल का इतना हिस्सा पाकिस्तान में है, पूर्वी पाकिस्तान में, इतना भारत में है, तो मेजॉरिटी, लाखों की संख्या में जो हिंदू और सिख थे वो पाकिस्तान के अधीन पंजाब में चले गए। इसी तरह लाखों की संख्या में जो हिंदू थे वो चले गए बंगाल में, और ऐसे ही मुस्लिम रह गए कहां पर? पंजाब में, भारत के अधीन पंजाब में, और भारत के अधीन बंगाल में। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, विभाजन के परिणाम। 1947 के विभाजन को, द पार्टीशन ऑफ 1947 is the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population। ये अब तक का सबसे बड़ा आकस्मिक, अचानक, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन था। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह इसका विभाजन का एक परिणाम था। और देखो, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग के जान के हत्यारे बन बैठे, एक दूसरे को मारने लगे। उसके बाद जो कुछ जोनल शहर थे, बड़े शहर थे, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, इन टेरिटरी में ऐसा हुआ कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उनमें हिंदू और सिख जाने से कतराने लगे, और जो मुस्लिम हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे उसमें मुस्लिम जाने से कतराने लगे। और दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों को जबरदस्ती उनके घर छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, जाना पड़ा। और यहां तक कि कुछ लोगों ने अपनी बेटियों को वहीं मार दिया या उनको जहर दे दिया, जिससे उनकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। इतनी क्रूरता
उत्पन्न हो गई थी उस टाइम पे और इतनी व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, लाखों रिफ्यूजी कैंप भर गए थे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान लाखों लोगों का पलायन आसानी से नहीं होता। लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग पलायन कर चुके थे इधर से उधर, और 7 से 10 लाख लोग इन दंगों में मारे जा चुके थे विभाजन के दौरान। तो दोनों देशों की तरफ से जो पोइट थे, कवि थे, और जो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर, निर्देशक थे, उन्होंने इन सब का जिक्र किया और इनको दर्शाया गया पर्दे पर भी और कविताओं में भी इनको लिखा गया। और बंटवारा यहां तक कि केवल देश का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि संपत्ति, वित्तीय संपत्ति, यहां तक कि पुलिस के वाद्य यंत्रों, जो पुलिस के यंत्र होते हैं, वॉकी टॉकी वगैरह, उनका भी बंटवारा किया गया। रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा किया गया। वित्तीय लेनदारी, वित्तीय संपत्ति, हर चीज, कुर्सी मेज तक का बंटवारा किया गया, जो भी सरकारी दफ्तरों में थी, हर चीज का बंटवारा किया गया था। 1951 के करीब, सन 1951 के दौरान लगभग जो भारत, अब भारत है हमारा देश, उसमें 12% मुस्लिम थे और सारे मुस्लिम पाकिस्तान में थे। फिर भी जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया, किंतु कुछ लामबंद नेताओं द्वारा भारत पर भी दबाव बनाया गया कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करे, किंतु भारत ठहरा वसुधैव कुटुंबकम। भारत के नेताओं ने कहा कि हम सबके लिए एक समान है, सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी कम्युनिटी हो, सबको एक समान अधिकार मिलेगा भारत में और सब एक साथ रहेंगे। यह भारत की योजना थी और पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया, जिसको आज पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इस्लाम। अब एक और देखो, इस बंटवारे का इतनी अनियमितता थी। अगर आप किसी भी काम को करो, प्लान करके करोगे ना किसी काम को, आप एक बच्चे का जन्मदिन भी बिना योजना के नहीं बना सकते। जन्मदिन मनाने से पहले भी आपको कुछ ना कुछ योजना करनी पड़ेगी, किंतु यह तो इतना बड़ा काम बिना योजना के हो गया। तो बिना योजना के काम कैसा होता है, वो आपको दिख ही गया था कैसे हुआ। लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रजवाड़ों का विलय। देश आजाद भी हो गया, देश का बंटवारा भी हो गया, एक देश से 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी 2 हिस्से बन गए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अब भारत के लिए समस्या क्या थी, हमारे देश भारत के लिए समस्या थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रजवाड़ों का विलय। रजवाड़े क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। रजवाड़े थे छोटे स्टेट जो राजाओं द्वारा संचालित थे। भारत में आजादी से पहले 565 रियासतें थी, 565, छोटी मोटी 565 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं इनको। अब 2 तरह के स्टेट थे, एक थे ब्रिटिश, जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, वो थे, और एक थे रजवाड़े जो राजाओं के अधीन थे, किंतु ये राजाओं के अधीन थे, इन पर भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। इन्होंने अपने आप को ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश मान रखा था, ये भी उनकी गुलामी करते थे, कर वगैरह सब देते, लगान कर ये देते थे। आपने लगान मूवी देखी हो आमिर खान वाली, उसमें भी लगान देते थे, एक राजा था ना उसमें भी, तो वही ये रजवाड़े हैं। तो 565 छोटी मोटी रियासतें थी। अब एक और खेल हो गया था इसमें कि जब भारत को, लॉर्ड माउंटबेटन की एक योजना थी, जब भारत को आजादी मिली तो उसमें क्लियर लिख के दे दिया गया था कि जो ये 565 रियासतें हैं, अगर ये चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती हैं। स्वतंत्र रखने का मतलब है जैसा इनको राजाओं को शासन करना है ऐसा करेंगे। तो भाई एक तो बात है, जब आप कहीं के राजा हो, ये तो कोई नहीं चाहेगा कि हमसे राजगद्दी छीन जाए। तो अब इनको मनाना बहुत ही कठिन काम था। बिल्कुल आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। पर धन्य है वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस समस्या का समाधान किया। तो सीधा सीधा काम करना शुरू किया इन रजवाड़ों पर कि इनको भारत में मिला लिया जाए, क्योंकि अगर जैसा कि लिखा गया था माउंटबेटन, और जब ब्रिटिश सरकार ने सीधा सीधा घोषित कर दिया था कि अगर ये चाहे तो ये स्वतंत्र रूप से रह सकते थे, मतलब एक
न जाने कितने छोटे छोटे देश बन जाते अगर ये भारत में नहीं आते। तो अगर ये मतलब भारत को विलय नहीं होते, भारत में विलय नहीं होते तो। अब जो 565 रियासतें थी, अब इसमें कुछ हलचल शुरू हो गई, तेवर दिखाने राजाओं ने शुरू कर दिया। सबसे पहला त्रावणकोर। त्रावणकोर के राजा ने कहा कि भाई मुझे तो अलग रहना है, स्वतंत्र रहना है, क्योंकि कौन राजा चाहेगा कि उसकी ना चले। कौन राजा, तो राजा है, वो किसी के अधीन थोड़ी होना चाहेगा। तो राजाओं के मन में यह संशय था कि हम अगर भारत संघ में आ जाएंगे, संघ में आ जाएंगे तो हमारी सारी पावर, शक्ति खत्म हो जाएंगे, जो निश्चित भी था। फिर तो देश डेमोक्रेटिक हो जाता ना। अब राजा था, परंतु जो इनकी प्रजा थी रजवाड़ों में, जो पीपल थे, वो चाहते थे कि हम भारत संघ में आए, क्योंकि उनको डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में का हिस्सा बनना था। उनको राजा की मनमानी में विश्वास नहीं था, वो चाहते थे कि हम आए, भारत में आए। तो गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने इस पे कड़ा रुख किया, इसकी समस्या को हल किया और रियासतों को मिलाना शुरू कर दिया भारत में। जो जिसका सबसे बढ़िया योगदान रहा, जिसका कहा जाता है आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान था इनको मिलाने में। अब धीरे धीरे करके ये सारी रियासतें मिला दी गई। बट प्रॉब्लम कहां का आई? हैदराबाद, मणिपुर। हैदराबाद और मणिपुर जो रियासतें थी, ये मिलने को तैयार नहीं थी। दो रियासतें और हैं, जूनागढ़ और कश्मीर। जो हैदराबाद की रियासत थी, हैदराबाद में जो शासन करते थे उनको बोलते थे निजाम। जो हैदराबाद के निजाम थे, वो बहुत ही संसार के सबसे दौलतमंद लोगों में उनका नाम शुमार होता था। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जो संसार के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उन्होंने भारत के साथ एक समझौता पत्र उसमें साइन किया कि 1 साल तक वो इस स्थिति को बनाए रखेंगे कि हम भारत सरकार के अधीन 1 साल के लिए, केवल 1 साल के लिए उन्होंने समझौता किया। परंतु जो वहां की प्रजा थी, वो नहीं चाहती थी कि बिल्कुल भी कि हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट रहे, क्योंकि रियासत रहे, क्योंकि निजाम जो थे वो उनके अधीन रहना नहीं चाहती थी वहां की प्रजा। हैदराबाद इतनी बड़ी रियासत थी कि कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्से और महाराष्ट्र के, आज भी, और कर्नाटक के, जो आज कर्नाटक और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है, वो हैदराबाद में थे पहले। तो उसके बाद निजामों के प्रति लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया, तेलंगाना के किसानों ने, कि भाई हमको भारत संघ में शामिल होना है। तो आंदोलन का मतलब इंडिया में एक ही होता है, विद्रोह किया, आंदोलन किया। तो उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के शामिल हुई, और सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा निजाम के शासन में, वो महिलाओं को ही सामना करना पड़ा। उसके बाद जब विद्रोह तीव्र गति से हुआ, हैदराबाद कांग्रेस भी इस आंदोलन में मुख्य रूप से शामिल थी। तो क्या क्या, जैसे आज की पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, जैसे बीएसएफ, पीएसी, सीआरपीएफ, ये होती है। तो ऐसी निजाम के पास भी एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, अर्धसैनिक बल, जिनको बोला जाता था रजाकार आए और उन्होंने सीधा सीधा लोगों का दमन करना चालू कर दिया, अत्याचार लोगों पर चालू कर दिए, लोगों को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो भारत की केंद्र सरकार थी, वहां से आर्मी को भेजा गया और जबरदस्ती बलपूर्वक हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ऐसे ही मणिपुर को मिला लिया गया। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, अब रियासतों का खेल खत्म। हाँ, कश्मीर की तो जो रियासतें थी, इसको कुछ कुछ इसको विशेष अधिकार दे दिए गए थे, जिनको अब खत्म कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जब गृह मंत्री अमित शाह थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन। अब राज्यों का पुनर्गठन सबसे बड़ी समस्या थी। तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जब हमारे देश में शुरू में स्टेट बने थे 14 राज्यों का निर्माण किया गया। तो 14 राज्यों का शुरू में निर्माण किया गया भाषा के आधार पर। 1956 में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया। जो मराठी बोलते थे उनको महाराष्ट्र मिल गया, जो पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब मिल गया,
जो हिंदी बोलते थे उनको उत्तर भारत में, ये हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे राज्यों का बंटवारा कर दिया गया भाषा के आधार पर। तो भारत में राज्यों का बंटवारा हुआ था भाषा के आधार पर, किंतु जो कांग्रेस थी वो भी इसके खिलाफ थी। वो ये नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर बंटवारा हो, इसके लिए भी लोगों ने राइट्स किए। तो तब जाके 1956 में ये सब बिल पास हुआ और सभी राज्यों का जो बंटवारा था वो कर दिया गया भाषा के आधार पर। उसके बाद ये जो राज्य थे ये भी टूट टूट के इनमें से अलग राज्य बनने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाब में सिख पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाब से मिल काट के क्या बना दिया गया, हरियाणा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, पंजाब से मिले हमको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, 3 राज्य मिल गए पंजाब से। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ऐसी ये राज्य बढ़ते गए और महाराष्ट्र के बने 2 राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात। ऐसी इनके टूट टूट कर भी राज्य बनते गए। जैसे आज 14 से, उस टाइम 14 थे, आज कितने हो गए 28, और 8 हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये था आपका पूरा चैप्टर। थैंक यू।